हेलो बच्चों। तो बच्चों कल हमने किया था कि जो बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स ये क्या होते हैं, क्योंकि हमें इन टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है आगे। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जो केमिस्ट्री है वो इन रियल क्या है। केमिस्ट्री का मतलब है मैटर और किसी मैटर के अंदर होने वाले केमिकल्स और उनके लॉज के बारे में पढ़ना। तो हमने ये पढ़ा कि मैटर क्या होता है, तो इसका मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं कि वो केमिकल लॉज क्या हैं, वो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज क्या हैं। तो बच्चों ये जो केमिस्ट्री है इन 1789 से लेकर के 1850 के बीच में, 1789 से लेकर के 1850 के बीच में बहुत सारी ऐसी रिसर्च की गई। हर एक अलग साइंटिस्ट के द्वारा ये रिसर्च की गई और उन्होंने खुद के क्या दिए, कुछ केमिकल लॉज दिए। मतलब केमिकल लॉज क्या है कि जो उन्होंने स्टडी की किसी एक चीज को बेस मानकर उसके ऊपर उन्होंने क्या बताया, दीज आर द केमिकल लॉज। क्लियर है बात ये। तो बेसिक जो है वो आपके पास 5 से लेकर के 6 क्या है, टाइप्स हैं केमिकल लॉज के। तो हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ये देखेंगे कि ये लोग किसने दिया था, किसने बनाया था और इसका हम आज जो है वो क्या मतलब देखते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक क्या है हमारा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों जो फर्स्ट लॉ था वो लॉ था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। हालांकि ये जो है ये आप 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो, जब हमने बैलेंसिंग को सीखा था कि रिएक्शन को जब बैलेंस करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि ला हमेशा क्या रहता है, मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये बना कैसे, ठीक है ना। तो इन रियल क्या हुआ, इन 1789 के अंदर, 1789 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जिनका नाम क्या था, एंटोइन लेवोइजर। एंटोइन लेवोइजर। अब उन्होंने क्या किया कि कंबशन करके देखा। क्या था, इन 1789 में एंटोइन लेवोइजर ने क्या किया, कुछ कंपाउंड्स के कंबशन किए। कंबशन मतलब उनको जला करके देखा और ये देखा कि जब स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट लिया, जब हमने उसको जलाना शुरू किया, उसका उन्होंने मास जो है वो मेजर किया। और आफ्टर दैट जो प्रोडक्ट बना, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड बना या जिसके बाद जो एसिड जो राख बचती थी, उन सब का टोटल मास जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो देखा कि जितना मास रिएक्टेंट का उन्होंने लिया उतना ही मास किसका मिला उनको, प्रोडक्ट का। और उन्होंने ये काफी बार किया। तो तब उन्होंने बोला कि मास जो है ये हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। मतलब कि मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ mass of conservation, mass of matter, mass of any matter, कि किसी भी मैटर का जो क्या है, मास है, mass of any matter is always conserved, ये हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, always conserved। that means it can neither be created, it can neither be created nor be destroyed, nor be destroyed during a chemical reaction, during a chemical or physical change, chemical or physical change, mass can only be, mass can only be transformed, can only be transformed from one form to another, from one form to another। क्या था बच्चों ये, इसका मतलब क्या है कि जब एंटोनी लेवेजर ने 1789 में क्या किया, कुछ कंबशन की रिएक्शन करवा करके देखी और देखा कि मास तो हमेशा क्या होता है, इक्वल आता है। तो उन्होंने एक लॉ बनाया और इस लॉ को नाम दिया गया क्या, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि मास कैन ऑफ एनी मैटर जो है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है।
दैट मीन्स जिसका मतलब क्या है कि क्या नाइदर वी क्रिएटिव, ना ही हम मास को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही हम मास को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बोला कि सर हम तो केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ तो कमी आ जाती है, उतना तो हमें नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता, टोटल प्रोडक्ट चाहे वो एनर्जी ही क्यों ना हो, उनका जो टोटल मास है, याद रखना आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी कि एनर्जी जो है वो क्या है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। दैट मीन्स कि जो मास में चेंज आता है उसी के कारण क्या बनती है, एनर्जी। तो मतलब जब आप किसी चीज को जलाते हो तो एट दैट टाइम क्या होता है, उतनी राख थोड़ी ना बनती है, ऐसी तो उतनी थोड़ी ना बनते हैं। तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी है कि वो मास जो है वो कम हो गया, नहीं, जितने मास में कमी आई है वो क्या हीट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, एनर्जी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं उस हीट का टोटल मास निकाल लेता हूँ, और अगर मैं क्या करता हूँ जो एस है उसका टोटल मास अगर मैं चेक करता हूँ, तो वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, रिएक्टेंट के मास के इक्वल ही मिलेगा। तो इसका मतलब कि अगर कोई केमिकल या फिजिकल चेंज आता है ड्यूरिंग ए केमिकल और फिजिकल चेंज, मास कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि जब भी कोई केमिकल चेंज आता है मास क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ बदल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मास क्या हो चुका है, वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्लियर है बच्चों बातें? तो ये फर्स्ट लॉ था। अब हम ये देखते हैं कि इस लॉ ने हमें क्या दिया। इस लॉ से हमें ये पता चला कि रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब हमें ये देखने को मतलब ये आसान हो गया काम कि इधर जो टोटल मास था उससे टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा। मतलब अगर मुझे नहीं पता कि प्रोडक्ट कितना बनेगा तो हम रिएक्टेंट से क्या कर सकते थे, उसको पता लगा सकते थे। आफ्टर दैट हमें मैटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता चला, ठीक है ना। तो मतलब ये लॉ जो है, जैसे कि बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन जो है उनको बैलेंस करना क्यों होता है, किसके कारण, इसी लॉ के कारण हमें पता चला कि क्यों करना चाहिए। आफ्टर दैट जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग बनता है। ये भी किसने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने हमें डिफाइन करके बताया, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ की क्या है। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेता हूं तो क्या देखिए आप कि मान लीजिए इथेन गैस को जलाया गया था, ठीक है ना, और क्वेश्चन मैंने ये बोला कि हाउ मच मास ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म, कि कितना मास बनेगा जब आप इथेन गैस को क्या करते हो, जलाते हो। तो इथेन क्या होती है आपके पास, C2H6 होती है। अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हो तो ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या करेगा आपको H2O, और साथ में किसका फॉर्मेशन करके देगा, हीट का फॉर्मेशन देगा, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो आप किस बेस पे इसको सोल्व करोगे, इसको आप करोगे कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। रीजन, क्योंकि हमने कंबशन कराया, दैट डजंट मीन कि रिएक्टेंट कम हो गया, रिएक्टेंट जितना है उतने का ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसके ऊपर मैं आपको अलग से करवा देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ। अगला जो लॉ था ये दिया गया था 1789 के अंदर, जो पहला था। जो नेक्स्ट लॉ होगा बच्चों वो दिया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा, और इस लॉ का नाम था लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। क्या था, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये लॉ किसके द्वारा दिया गया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। और जोसेफ प्राउस्ट ने क्या बताया, उसने ना कुछ चीजें देखी। उसने बोला कि हम ना क्या करते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं, वाटर इकट्ठा करते हैं। अब तब तक हमें फॉर्मूला तो पता था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता था किसका, वाटर का, कि H2 होता है। और उसने ये चेक किया कि हम ना 3 सैंपल लेकर के आए। उसने 3 सैंपल इकट्ठे किए पानी के। जो फर्स्ट सैंपल था मान लो वो क्या था, रेन वाटर था, बरसात से उसने पानी का एक सैंपल ले लिया, ठीक है। आफ्टर दैट जो सेकंड देखा उसने वो टेप वाटर, मतलब जो हमारी नल के अंदर जो पानी आता है ना घरों के अंदर, वो टेप वाटर इकट्ठा कर लिया। और थर्ड उसने क्या किया, थर्ड मान लो कि उसने यूज किया रिवर वाटर, ठीक है ना। मतलब वो 3 जगह से क्या करके लेके आया, सैंपल लेके आया। किसके लेके आया, वाटर के। और फिर बोला कि एक H2O, एक मॉलिक्यूल किसका, H2O, उसने इसका ले लिया। एक ही मॉलिक्यूल उसने इसका, और एक ही मॉलिक्यूल उसने तीनों वाटर के क्या किए, इकट्ठा किए। क्लियर।
और फिर एक चीज उसने नोटिस की, उसने देखा कि H2O के अंदर जो हाइड्रोजन है वो टोटल मास का क्या है 2 ग्राम प्रेजेंट है, और जो ऑक्सीजन है वो कितना है 16 ग्राम जो है वो प्रेजेंट है। आफ्टर दैट फिर इसने फिर टैप वाटर में वही चीज देखी कि इसमें भी क्या था 216, इसमें भी क्या था 216। अगर मैं रेशियो चेक करूं तो कितना 1:8, 1:8 और कितना आएगा बच्चों 1:8 आएगा। फिर वो ये देख करके बड़ा ना परेशान हुआ, सोचा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने तो 3 अलग अलग क्या लिए थे, सैंपल लिए थे पानी के, वहां पानी तो अलग अलग था लेकिन फिर भी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो रेशियो है वो क्या है डेफिनाइट है। तो उसने एक लॉ बनाया जिसका नाम क्या था लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स जो एटम्स, ये एलिमेंट और एटम्स ही तो है ना, कि जो एलिमेंट्स और एटम यूज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं एक दूसरे के साथ केमिकली किसी फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं एक फिक्स रेशियो के अंदर क्या होते हैं कंबाइन होते हैं। क्लियर है बच्चों बात? तो चलिए मैं इधर लिख देता हूं डेफिनेशन को। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग द प्रोपोर्शन of elements or atoms in any compound, in any compound having similar properties। ये बात जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ना एक तरफ तो पानी ले आए और दूसरी तरफ हम क्या कर लिए H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले आए, तो प्रॉपर्टीज ही क्या हो गई उनकी चेंज हो गई। एक ही प्रकार की क्या थी उनकी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है ना, कि क्या था कि ला प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स इन एनी कंपाउंड हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी सिमिलर थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज विदाउट डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, विदाउट डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, कि ये सोर्स पर क्या करता है डिपेंड नहीं करता चाहे वो कहीं से लिया गया हो, have a definite ratio, have a definite ratio of atoms or elements in compound, कि कंपाउंड के अंदर उसका रेशियो क्या होता है डेफिनाइट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें हम, इन H2O के अंदर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज क्या है 1 कितना होता है बच्चों 8 होता है। क्लियर है ना बात? ये कुछ समझ में आया कि लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन जो है वो क्या था, उनका मानना था कि आप चाहे कहीं से भी कोई कंपाउंड ले आइए, वो कहीं का वो कंपाउंड सेम होना चाहिए, उसके अंदर जो एटम्स या एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड हैं उनका रेशियो हमेशा क्या होता है फिक्स होता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल आप किसी और चीज की बात कीजिए, जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर लेता हूँ, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, इसमें 2 ऑक्सीजन क्या है एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अब ये ऑक्सीजन चाहे कहीं से भी उठा लो, ठीक है ना, हमेशा क्या होगी उनका रेशियो क्या होगा फिक्स रहेगा कि कितने रेशियो में ये आपस में जुड़ने वाले थे, ठीक है ना। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया एट दैट टाइम, जोसेफ प्राउस ने क्या देखा कि एक सेकंड एक्सपेरिमेंट किया जो था, डेफिनेशन लिख लेना ध्यान से, ठीक है ना। जोसेफ प्राउस का जिन्होंने क्या किया एक सेकंड एक्सपेरिमेंट देखा कि क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मेशन देखा उन्होंने, और क्या देखा कि क्यूप्रिक कार्बोनेट है ना तो Cu2CO3। अब इसने 2 सैंपल लिए, एक क्या था सिंथेटिक था, मतलब जो इंसान ने बनाया था मैन मेड था, और एक क्यूप्रिक कार्बोनेट देखा क्या नेचुरल, और चेक किया कि इसमें कॉपर कार्बन और ऑक्सीजन तीनों के जो रेशियो हैं चाहे वो सिंथेटिक में हो चाहे वो नेचुरल में हो वो क्या थे सेम थे। इसका मतलब कोई भी कंपाउंड जब बनता है उसमें जो एलिमेंट्स यूज होते हैं अगर उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है सेम है तो उसमें रेशियो हमेशा क्या होता है
डेफिनाइट होता है, फिक्स होता है, और ये ला दिया गया था किसके द्वारा, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर बच्चों बात ये? तो आइए चलते हैं हमारे थर्ड लॉ की तरफ। जो लॉ था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये ला दिया गया था बच्चों डाल्टन के द्वारा इन 1803 के अंदर, 1803 में डाल्टन ने, ये तभी की बात है जब डाल्टन ने ये ला दिया था। एट दैट टाइम उसने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी बनाई थी इस ला के बाद। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मतलब एटम को लेकर के एक थ्योरी क्रिएट की थी। शायद आज हम उसके बारे में बात करें थोड़ी बहुत। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी इसी टाइम बनाई गई थी जब उसने लॉ ऑफ क्या दिया था, मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ बनाया था। तो हुआ कुछ यूं कि 1803 के अंदर डाल्टन ने क्या किया, ये देखा कि यार अगर ऐसा होता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सिर्फ साथ में सिर्फ एक ही टाइप से जुड़ता, जैसे कि मैंने ये बोलता कि हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ 1:8 में ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, तो इसका मतलब तो इन दोनों के कोई और कंपाउंड ही नहीं होने थे, मतलब फिर तो कभी हाइड्रोक्साइड ही नहीं बनता। समझते हैं ना बातें? फिर तो क्या होता कि कोई और हम इसका एटम देख ही नहीं पाते और कोई कंपाउंड देख ही नहीं पाते। कारण क्योंकि ये तो रेशो फिक्स हो गया। लेकिन नहीं, ये रेशो इस कंपाउंड के लिए फिक्स है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये हाइड्रोजन जब भी जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ इसी रेशियो में जुड़ेगा। इसलिए बोला गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो डाल्टन ने क्या सजेस्ट किया? डाल्टन ने बोला कि एक एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ किसी भी डेफिनाइट प्रोपोर्शन के अंदर तो जुड़ता है, लेकिन डिफरेंट प्रोपोर्शन में भी क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। समझ में आई बात है? जैसे कि हमने बोला H2O, इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है कंबाइन होने का रेशियो कितना है, बाय मास यूज करते हैं, बाय मास की वजन के द्वारा ये 1:8 में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, H2O2 की, तो इसमें क्या है बच्चों, हाइड्रोजन तो 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 32, मतलब रेशियो कितना बनेगा 1:16। ठीक है ना? तो अगर सिर्फ ये होता कि हाइड्रोजन केवल एक ही क्या होता है प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, तो उसका केवल एक ही क्या होता है, कंपाउंड होता, कभी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता ही नहीं। समझ में आई बात है? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या था, इन ए कंपाउंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन एलिमेंट, एक जो एलिमेंट है या फिर क्या है, एटम है, इन एन कंपाउंड, किसी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट या फिर क्या होता है, एटम होता है, कैन कंबाइन विद डिफरेंट प्रोपोर्शन, अलग प्रोपोर्शन में भी, अलग रेशियो में भी क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। कि किसी अलग कंपाउंड को बनाने के लिए एक एलिमेंट में जो एटम्स, किसी कंपाउंड में जो एटम्स या एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं वो किसी और रेशियो में भी क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फेरस ऑक्साइड की बात करूं तो फेरस क्या, फेरस जो है वो ऑक्सीजन के साथ काफी तरीकों से, Fe2O3 भी बनता है, Fe3O4 भी बनता है, फेरिक ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है ना? इसका मतलब अगर ऐसा होता कि फेरस सिर्फ एक ही तरीके से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता तो ये तो क्या था, डेफिनाइट प्रोपोर्शन का ला था। लेकिन नहीं, फेरस कैन फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, दैट मींस कि इट हैज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और ये लॉ सजेस्ट किया गया था किसके द्वारा, डाल्टन के द्वारा इन 1803 के अंदर, कि एक कंपाउंड जो है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे कंपाउंड को बनाने के लिए एक डिफरेंट रेशियो के अंदर, एक डिफरेंट रेशियो के अंदर क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। समझ में आई बच्चों बात? तो ये था हमारे पास थर्ड लॉ, जो किसके द्वारा था, डाल्टन के द्वारा दिया गया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है ना? तो आइए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ। तो अब तक हमने जितने भी लॉज पढ़े हैं ये सारे के सारे थे बाय मास,
ये सारे किसके यूज द्वारा किए थे? बाय मास, मतलब मास के अकॉर्डिंग ये क्या होते थे? जुड़ते थे। लेकिन इसी लॉ के आने के बाद जब डाल्टन ने क्या किया था 1803 के अंदर ला दिया था, इसी लॉ के आने के 4-5 साल के बाद में गे लुसेक जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ला दिया। कौन थे वो? गे लुसेक्स लॉ, ठीक है ना। इन 1808 के अंदर एक लॉ बनाया, 1808 के अंदर एक लॉ बनाया और उस लॉ को नाम दिया गया गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियम वॉल्यूम। गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब यहां से बेटा केमिस्ट्री में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। इस लॉ के बाद में बातें जो हैं वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर आ चुकी थी, मतलब कि एटम्स कैसे जुड़ते हैं, कंबाइन कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, इन सब पर जो है वो बातें आने लगी जब हमने क्या किया, गैसियस वॉल्यूम के बारे में बात की। क्योंकि इनके बाद आएगा अवोगाड्रो। अवोगाड्रो ने 1811 के अंदर क्या किया था, एटम्स को लेकर के, और इसी बात को यूज करके, जो किसने बताई थी, गे लुसेक्स ने बताई थी, इन्हीं की बातों का यूज करके एक नई थ्योरी जो है वो क्रिएट की। और गे लुसेक और जो अवोगाड्रो थे, इन दोनों ने जो कंक्लूजन दिया, इसका यूज करके डाल्टन ने दोबारा से क्या की, एक एटॉमिक थ्योरी जो है वो क्रिएट की, उसको मॉडिफाई किया गया, जो उसने 1803 में तैयार की थी, ठीक है ना। हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि गे लुसेक्स लॉ क्या था। अब कुछ ऐसा देखा गया कि आपके पास में क्या था, मास के द्वारा हमने पढ़ा वाटर का फॉर्मेशन, तो क्या था, H2 प्लस O2, ये क्या करता है, H2O बनाता है, क्लियर। O2 की कितना चाहिए, हाफ चाहिए, तो मैंने बोला 2 ग्राम हाइड्रोजन combines with 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन to form 18 ग्राम ऑफ वाटर। लेकिन बेटा ये तो डेफिनेशन क्या थी, बाय मास थी, ठीक है ना, क्या थी ये, बाय मास थी। गे लुसेक ने जो ला दिया था वो किसका था, गैसियस वॉल्यूम के ऊपर था, कि मतलब जब जरूरी नहीं कि मेटल ही आपस में, जरूरी नहीं कि सॉलिड चीजें ही आपस में क्या करती हैं, केमिकली कंबाइन होती हैं, जो गैस होती हैं वो भी क्या होती है, डेफिनाइट प्रोपोर्शन में अटैक कंबाइन होती है, डेफिनाइट प्रोपोर्शन। मतलब क्या है, मतलब गे लुसेक का जो ला था, और जो डेफिनाइट प्रोपोर्शन का सेकंड जो हमने क्या किया था, ला किया था जोसेफ प्राउस्ट का, दोनों में सिंपल इतना डिफरेंस है कि बस गे लुसेक ने किसके बारे में बताया, वॉल्यूम को लेकर के, हालांकि दोनों ही ला कौन से हैं, डेफिनाइट प्रोपोर्शन के ला। क्लियर है बात ये। तो बात ये है कि डेफिनाइट प्रोपोर्शन में क्या बोला कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि एक वॉल्यूम, अब नहीं पता कि वॉल्यूम क्या था, है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लो अब, कि हमने क्या किया, एक ऐसा क्यूब लिया जो 1/1 था, मतलब उसका वॉल्यूम कितना था, 1 सेंटीमीटर क्यूब था, और उतनी हमने क्या कर ली बच्चों, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस ले ली, हाइड्रोजन गैस। अब फिर हमने क्या की, एक और वॉल्यूम किसका ले लिया, हाइड्रोजन गैस का, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 वॉल्यूम था हाइड्रोजन का, 1 वॉल्यूम था किसका, हाइड्रोजन का ही था। ये ऐड हो करके किसके साथ ऐड हुआ था, ऑक्सीजन के साथ, है ना। इसके तो 2 थे, HH के 2 कितने थे, 2 थे, लेकिन ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम लिया गया। तो यहाँ आया कि ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम अगर हम क्या करते, यूज करते, तो ये 1 ही वॉल्यूम किसका बना करके देता था आपको, H2O का बना करके देता था। मतलब कि 100 ml, अगर ये लिखूं मैं 100 ml ऑफ क्या, H2 combines with 50 ml ऑफ किसके, O2 के, always forms 100 ml of H2O। तो ये जो ला है ये अकॉर्डिंग टू किसके था, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, कि अगर मैं पहले जहां पर 2 ग्राम यूज करता था, मान लो इस बार मैंने 2 ml यूज कर लिया, तो 2 ml किसके, हाइड्रोजन के, 1 ml किसका, ऑक्सीजन का, क्या बनाएगा, 1 ही ml किसका फॉर्मेशन करके देगा आपको, वाटर का फॉर्मेशन करके देता है। और अगर ऐसा होता है कि 100 ml आपके पास क्या होती, H2 गैस होती, 50 ml वो इसके साथ जुड़ती, तो वो 100 ml का फॉर्मेशन करके आपको देती। अब दिमाग में आपके बात आई होगी कि सर ये तो 100 ml है, ये 50 ml है, तो यहाँ पर तो 150 ml बनना था, 150 ml बनना था, लेकिन ऐसा नहीं है। H2O को ध्यान से देखो, उसमें क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन क्या एक ही ऑक्सीजन से अटैच होती है, 2 हाइड्रोजन क्या होती है, एक ही ऑक्सीजन से अटैच होती है।
मतलब ये मैं 50 ml ले तो रहा हूं, लेकिन इनमें से 100 ml ले तो रहा हूं, लेकिन काम में कितनी आने वाली है 50 ml, समझ रहे हो ना, क्योंकि दो एक के साथ होंगी। तो अगर ये 100 ml है तो हाफ कितना 50, तो 50 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या करेंगे 100 ml ऑफ किसका H2O का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना बच्चों। और ये ला था किसका डेफिनाइट प्रोपोर्शन का फॉर किसके लिए गैसियस वॉल्यूम के लिए। तो ये लुसेक्स ने क्या बोला था कि गैसेस कैन आल्सो कंबाइन इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन, कि गैसेस जो हैं वो क्या होती हैं डेफिनाइट प्रोपोर्शन में कंबाइन होती हैं यूजिंग देयर वॉल्यूम, किनका यूज करके उनके वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम या डेफिनाइट प्रोपोर्शन ऑफ देयर वॉल्यूम, कि अपने वॉल्यूम के डेफिनाइट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग गैसेस भी क्या हो सकती हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकती हैं। क्लियर है बच्चों बातें। तो ये ला था किसका गैलोसेक्स का। जो हमने सेकंड ला पढ़ा था वो क्या था कि मेटल जो है कंपाउंड जो है वो ऐसे बनते हैं, लेकिन गैसीय स्टेट में वो भी ऐसे ही बनते हैं, मतलब कोई चेंज नहीं, बस इतना फर्क है कि ये वॉल्यूम को लेकर के था और वो मास को लेकर के था। क्लियर है बच्चों बातें। तो चलिए यहाँ तक तो हम ना क्लियर कर गए सारी बातें कि केमिकल कॉम्बिनेशन का ला बनाया गया, और ये 4 ला जो है हम अब तक क्या कर चुके हैं पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बाद बारी आई किसकी अवोगाड्रो। अब अवोगाड्रो ने गै-लुसेक्स के इसी लॉ को ध्यान से पढ़ा, ठीक है ना। जब ये अवोगाड्रो ने क्या किया था, मतलब फिफ्थ लॉ है अवोगाड्रोज लॉ। अवोगाड्रो ने क्या किया गै-लुसेक्स के लॉ को स्टडी किया। क्यों? क्योंकि उसने किसके बेस पे बताया था ये सब कुछ, वॉल्यूम के बेस पे बताया था, ठीक है ना। अब यहाँ देखो गै-लुसेक्स ने ये ला दिया था कब इन 1808 में, उसके 2-3 साल बाद मतलब 1811 के अंदर क्या जो अवोगाड्रो था इसने अपना जो है ला प्रपोज किया, सामने रखा और बताया। क्या बताया वो देखो आप एक बार। हमने अभी ना क्या किया था H2O के बारे में बात की, यहाँ क्या है H2 है, एक वॉल्यूम है उसका हाइड्रोजन का, प्लस में मैंने 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन लिख दी, मैं यूं लिख रहा हूँ 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन, प्लस में क्या था बच्चों एक वॉल्यूम किसका ऑक्सीजन, हाफ वॉल्यूम किसका था ऑक्सीजन, और इससे क्या होता है 1 वॉल्यूम किसका बनता है H2O का, 1 वॉल्यूम किसका बना H2O का, ठीक है ना। अब ये देखो कि सर मैंने जो पीछे आपसे कहा था ना कि कंफ्यूज मत होना कि ये तो 2.5 क्या होना था 2.5 हो जाना था, मतलब दोनों ऐड होकर के, लेकिन सर ये तो क्या करते हैं 1 वॉल्यूम का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो इसका मतलब ये कि यहाँ आपके पास जो है क्या है H2 के कितने वॉल्यूम यूज किए गए 2 वॉल्यूम यूज किए गए। अगर मैं पूरे H2 का 1 वॉल्यूम यूज करता, वैसे सही है ना, ये 2 वॉल्यूम नहीं है, H के 2 वॉल्यूम है, H2 का कितना है 1 वॉल्यूम है। अकेले हाइड्रोजन के तो 2 हैं और एक H2 का कितना है ये 1 है, ठीक है ना। वो तो समझ रहे हो बात आप, क्योंकि इसमें पहले से ही क्या है 2 एटम जो है वो प्रेजेंट है। तो अगर 1 वॉल्यूम इसका यूज करते हैं, हाफ वॉल्यूम इसका यूज करते हैं, तो ये क्या करता एक वॉल्यूम वाटर का बना करके हमको देता। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन जो यहाँ पर हमने प्रयोग किया यूज किया वो कुछ ऐसा है कि 2 डिब्बों के अंदर पड़ा है, जिसमें कुछ एटम्स जो है वो यहाँ है, कुछ एटम्स जो है वो यहाँ है प्लस में। ये दोनों मिलकर के कितने थे बच्चों 1 वॉल्यूम था। ऑक्सीजन इस डिब्बे में पड़ा था और ये कितना था हाफ वॉल्यूम था। इसका मतलब इसमें भी कितना हो गया हाफ हो गया, इसमें भी कितना हो गया हाफ हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या था ऑक्सीजन का क्या था हाफ वॉल्यूम था, मतलब 1 ऑक्सीजन था। तो क्यों ना चलो ऐसे ही पढ़े रहने देते। अब इन्होंने बनाया 1 वॉल्यूम किसका H2O का। अच्छा 1 कब बनेगा उसको समझो। अब वॉल्यूम वाला ना कंसेप्ट एक बार आप छोड़ दो, और मैंने बोला कि 100 मॉलिक्यूल बने हैं, ध्यान देना इस बात पे, 100 मॉलिक्यूल बने हैं किसके 100 मॉलिक्यूल बने हैं H2O के। तो 100 मॉलिक्यूल H2O को कैसे समझूं मैंने देखा कि H2O ऐसा है, मतलब एक मॉलिक्यूल जब H2O का बनता तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का क्या होता प्रयोग होता। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों एक क्या बनाते हैं आपके पास H2O का मॉलिक्यूल बनाते हैं।
मतलब 1 मोल H2O बनाने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा, तब जाकर के क्या बनेगा, एक H2O बनेगा। फिर अगली बार एक हाइड्रोजन दो, एक ऑक्सीजन, हो गया पूरा, मिल करके क्या करेंगे, एक और मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्लियर? अर्थात अगर यहाँ पर 100 ml बना तो जितना वो बनता है उसका हाफ आपको क्या चाहिए, उतना क्या चाहिए था आपको, ऑक्सीजन चाहिए था। मेरे कहने का मतलब कि अगर इसके 50 ऐसे ले लिए मैंने, मान लो इसके 50 मोल है, इसके भी 50 मॉलिक्यूल्स आपके पास, ठीक है ना, एटम मान लिए हमने। अब इसके 50 एटम आपने उठाए, इसके 50 एटम आपने उठाए, इसके भी क्या किए, 50 एटम आपने उठाए। अब क्या होगा देखो, इसका एक निकलेगा और एक दो, ये दोनों कितना हो तो दो गए, लेकिन ये दोनों एक के साथ जुड़ करके बना कितना रहे हैं, एक ही। वो देखा हमने कि दो हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाते हैं, एक H2 बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ में। तो 50 इसके जाएंगे, 50 इसके जाएंगे, तो टोटल कितने होंगे, 50 ही होंगे ना H2। और वो 50 के साथ ऐड हो करके क्या करेंगे, H2O का फॉर्मेशन करेंगे, पानी का फॉर्मेशन करेंगे। कुछ समझ में आई बात है? आई होप आपको ये नहीं 50 नहीं 100 नहीं 50, हमने यहाँ पर 50 मॉलिक्यूल्स लेने थे कि इसके वो बाय मास था। जब 100 ml हो जाएगा, मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, कि अगर इसके 50 मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो कब बनेंगे, जब ये भी कितने हों 50 हों और ऑक्सीजन भी कितने हों 50 हों, तब जाकर के क्या बनेंगे आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये टोटल अगर क्या है, एक अगर 50 है तो दोनों तो फिर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे ना। समझ रहे हो बातें? तो अब ला क्या बनाया गया, अवोगाड्रो ने बोला कि अगर आपके पास क्या है, कोई गैस है और गैस का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। अगर गैस का वॉल्यूम क्या है, इक्वल, जैसे 1 वॉल्यूम था और मान लो 1 वॉल्यूम वेपर मान लो उसको। अगर गैस के वॉल्यूम इक्वल होते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स हो या फिर क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कुछ समझ में आई? भारी का मतलब नहीं। अब दिमाग में आती है बात, सर हाइड्रोजन तो हल्का होता है, ऑक्सीजन थोड़ा भारी होता है उससे, तो उतनी दूर में हाइड्रोजन ज्यादा आना चाहिए, ऑक्सीजन कम आना चाहिए, लेकिन वजन नहीं मेजर कर रहा ना मैं तो बता रहा हूँ किसके बारे में, वॉल्यूम को लेकर के, ठीक है ना। और हम तो बात कर रहे हैं उसमें आने वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो मतलब अगर इतने कंटेनर के अंदर 50 क्या है आपके पास H2 है, तो 50 ही आपके पास क्या आएंगे, उसमें O2 भी आने वाले थे। डिपेंड नहीं करता मास में उसके ऊपर, ठीक है ना। और ये तो क्लियर होता है ना इससे कि 50 कैसे होते हैं, कि मान लो ये 51 होते तो 50 तो उसके साथ जुड़ जाते, एक तो फिर बचता ना। लेकिन उसने देखा, जब अवोगाड्रो ने ये किया ना एक्सपेरिमेंट, तो उसने चेक किया ना तो ऑक्सीजन फ्री रहती है ना कोई हाइड्रोजन फ्री रहती है, सारे मिलकर के क्या करते हैं, H2O बनाते हैं। और सारे मिलकर के H2O बनाए, इसका मतलब जितने यहाँ एटम थे उतने ही यहाँ थे, तभी तो वो पूरे के पूरे आपस में रिएक्शन कर पाए, नहीं तो एक आधा फ्री बच जाता। और फ्री नहीं बचा तो इसका मतलब इक्वल नंबर ऑफ क्या पाए जाते हैं, एटम। और यही था कि एटम इक्वल वॉल्यूम, किस पे, इक्वल वॉल्यूम पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर ऑलवेज फाइंड इक्वल, क्या पाए जाते हैं, हमेशा इक्वल पाए जाते हैं। क्लियर बच्चों? बाद में हालांकि इसको अवोगाड्रो नंबर भी बताऊंगा मैं आपको, जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 या 22 ऑलमोस्ट होती है, इसको अवोगाड्रो नंबर कहा गया था। अब ये करेंगे जब हम मोल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, उससे पहले क्यों करना है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास 5 के 5 लॉ, जो किसके बारे में थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे, जिसमें हमने हर एक लॉ को ढंग से देखा है, पढ़ा है कि ये लॉ जो है वो कैसे बनाए गए थे और कैसे इनके ऊपर किया गया था। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल जो है वो हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को स्टार्ट करते हैं, जो हमारे सेकंड चैप्टर में होगा। फर्स्ट में भी है थोड़ा बहुत, लेकिन हम उसको यहीं पर काफ़ी हद तक करने का जो है वो कोशिश करेंगे। चलिए